अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म के ऊपर। कि साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है। साइटोप्लाज्म का टॉपिक में पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स का पता हो जिसमें बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन होती हैं। कि हम कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, नंबर 1। हम कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। नंबर 2, साइटोप्लाज्म क्या है। नंबर 3, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है। नंबर 4, साइटोसोल क्या है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ टर्म्स हैं जो अक्सर चैप्टर के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर ये यूज़ होती हैं कि प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोसोल वगैरह। और बच्चों को इस पे अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि जिनको पता नहीं होता कि प्रोटोप्लाज्म क्या चीज़ है, साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है, साइटोसोल क्या चीज़ है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या चीज़ है। हम कहते हैं कि एक सेल है, हम कहते हैं एक सेल के सेंटर में मौजूद है न्यूक्लियस। सेल के सेंटर में क्या मौजूद है, हम कहते हैं न्यूक्लियस मौजूद है। इस न्यूक्लियस के साइडों पे हम कहते हैं एक फ्लूइड मौजूद है। एक क्या मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है। न्यूक्लियस के साइड पे क्या मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है। और इसके फ्लूइड के गिर्द क्या है, एक मेम्ब्रेन है। तो ये मुख्तलिफ हम कहते हैं कि सेल के पार्ट्स हो गए। हमने कहा ये हो गया न्यूक्लियस, ये क्या हो गया, हमने कहा न्यूक्लियस हो गया। और ये हमने कहा जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर था ये हो गया साइटोप्लाज्म। ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। और जो बाहर मेम्ब्रेन है ये हमने कह दिया सेल मेम्ब्रेन। ये कॉमन चीज़ है कि ये पार्ट्स थे एक सेल के मेन जो 3 पार्ट्स होते हैं, कौन से, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होते हैं। मैं कहता हूँ कि कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा होता है, कहीं पे हम कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा होता है, कहीं पे हम कहते हैं कि गाल्जी ऑपरेटस पड़ा होता है, कहीं पे हम कहते हैं कि राइबोसोम्स पड़े होते हैं, कहीं पे हम कहते हैं कि वैक्यूल पड़े होते हैं। ये मुख्तलिफ क्या है, ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। ऑर्गेनेलीज क्या चीज़ होती हैं, हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज सेल की लेबर होती है जो मिलकर वर्क करती हैं और ये एक सेल का वर्क बनता है, ऑर्गेनेलीज होती हैं। हमने पढ़ा कि साइटोप्लाज्म का बताया क्या क्या है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जो एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद है। इसी तरह जिस तरह फ्लूइड एक सेल के अंदर है, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड मौजूद होगा। न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होगा, हम कहते हैं कि फ्लूइड मौजूद होगा। जो न्यूक्लियस का फ्लूइड है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के बाहर फ्लूइड मौजूद है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड मौजूद है उसको कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म क्या है, हम कहते हैं कि दोनों को अगर मिला ले कलेक्टिवली नेम क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियोप्लाज्म को इकट्ठे मिलाकर हम कहते हैं ये एक प्रोटोप्लाज्म है। इस बात की समझ लगी कि हम कहते हैं कि जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैंने आपको पहले लेक्चर दिया, पहले लेक्चर के अंदर बताया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स, हम कहते हैं डीएनए और आरएनए, दोनों को ही हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। इसी तरह हम कहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म ये कलेक्टिवली नेम है किस किस का, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, दोनों को हम मिलाकर क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और साइटोसोल क्या चीज़ है, साइटोसोल हम कहते हैं ये सारा का सारा क्या है, ये साइटोप्लाज्म है जो न्यूक्लियस के बाहर मौजूद है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर हम कहते हैं कि ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं, मुख्तलिफ मालिक्यूल्स डिज़ॉल्व वगैरह हुए हुए। अगर हम ऑर्गेनेलिज वाले पोर्शन को निकाल दें, इस पोर्शन को निकाल दें, इस ऑर्गेनेलिज का पोर्शन निकाल दें, इसका पोर्शन निकाल दें
और जितने भी ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, अगर हम ऑर्गेनेलीज को रिमूव कर दें, ऑर्गेनेलीज के पोर्शन को निकाल दें, जो बाकी हिस्सा बचता है, ये जो बाकी हिस्सा बचा हुआ जिसमें ऑर्गेनेलीज नहीं है, तो उसको हम कहते हैं साइटोसोल। उसको हम क्या कहते हैं? साइटोसोल। अगर हम साइटोसोल की डेफिनेशन इक्वेशन टाइप लिखें तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि साइटोसोल क्या है? साइटोसोल इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनेलीज। अगर ऑर्गेनेलीज वाले पोर्शन को हम साइटोप्लाज्म में से रिमूव कर दें तो बाकी क्या बचता है? हम कहते हैं बाकी साइटोसोल। साइटोसोल की डेफिनेशन क्या है? सोल्यूबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। क्योंकि ये जहाँ पे ऑर्गेनेलिज्म मौजूद है ये सोल्यूबल पार्ट नहीं होगा। सोल्यूबल पार्ट कौन सा होगा? जहाँ पे ऑर्गेनेलिज्म मौजूद नहीं है, जहाँ पे हमें फ्लूइड फ्री नज़र आ रहा है, वो क्या है? सोल्यूबल पार्ट है। हमने कहा साइटोसोल क्या है, कि मैं साइटोसोल की डेफिनेशन अगर मैं लिखूँ तो ये क्या है? हम कहते हैं कि सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या डेफिनेशन होगी? कि साइटोप्लाज्म का सोल्यूबल पार्ट है वो क्या है? साइटोसोल है। फिर मैं दोबारा बताता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ पीछे से। मैंने कहा कि सबसे पहले हमें पता हो साइटोप्लाज्म क्या है। मैंने कहा साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के गिर्द जो फ्लूइड मौजूद है वो क्या है? सारा का सारा साइटोप्लाज्म है, जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज़ मौजूद है, मुख्तलिफ मालिक्यूल्स डिज़ोल्व हुए हुए हैं। हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म क्या चीज़ है? जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड मौजूद है वो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर जो मौजूद है वो साइटोप्लाज्म। अच्छा, इन दोनों को मिलाकर, साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाकर कलेक्टिवली क्या कहते हैं? हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। यानी हम सिंपली कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी कुछ मौजूद है, चाहे वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, चाहे वो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, वो सारा का सारा क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म। जब हम साइटोसोल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म में से ऑर्गेनेलिज को रिमूव कर दें, ऑर्गेनेलिज को निकाल दें, ऑर्गेनेलिज वाले पोर्शन को साइड पे कर दें, तो बाकी जो पार्ट है वो सोल्यूबल पार्ट है, क्योंकि ऑर्गेनेलिज जो है वो सोल्यूबल पार्ट नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं ऑर्गेनेलिज वाले पोर्शन को हम रिमूव कर दें या ऑर्गेनेलिज को रिमूव कर दें, जो बाकी हिस्सा बचता है वो क्या होता है? साइटोसोल। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि साइटोसोल को हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। हम कहते हैं कि साइटोसोल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो है ट्रू सॉल्यूशन, एक क्या है? हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। एक क्या है? ट्रू सॉल्यूशन। और दूसरा क्या है? हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। दूसरा क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। हमने साइटोसोल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को हमने कह दिया कि ट्रू सॉल्यूशन है और दूसरे को हमने कह दिया कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है। अच्छा, साइटोसोल में 90% वाटर मौजूद है। हम कहते हैं कि जो साइटोसोल में 90% क्या मौजूद है? हम कहते हैं वाटर मौजूद है। साइटोसोल में 90% क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है। मैंने कहा साइटोसोल को दो रीजन में डिवाइड कर दिया। एक कह दिया ट्रू सॉल्यूशन, एक को कह दिया हमने कोलाइडल सॉल्यूशन। अच्छा, अब दोनों में फ़र्क कैसे पता चलेगा क्योंकि कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है और कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन है? हम कहते हैं कि जिस रीजन के अंदर, जिस एरिया के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, क्या हम कहते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस मौजूद होंगे उसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। जिस एरिया के अंदर हम कहते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल्स डिज़ोल्व होंगे उसको हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा साइटोसोल को हमने दो रीजन में डिवाइड किया। एक को कह दिया ट्रू सॉल्यूशन, एक को कह दिया कोलाइडल सॉल्यूशन। जिस हिस्से के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयन डिज़ोल्व होंगे उसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, और जिस एरिया के अंदर लार्ज मॉलिक्यूल डिज़ोल्व होंगे उसको हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। मैं बात कर रहा हूँ साइटोसोल की, साइटोप्लाज्म नहीं कह रहा। साइटोप्लाज्म में से तो हमने ऑर्गेनेलिज को निकाल दिया और बाकी जो बचा वो हमने कहा साइटोसोल है। फिर साइटोसोल को दो रीजन में डिवाइड किया। अच्छा, फिर हम देखते हैं आगे
हम कहते हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसको मज़ीद दो पार्ट्स में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस कोलाइडल सॉल्यूशन को हमने मज़ीद दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 हमने एक को कह दिया सोल, एक को कह दिया जेल। मैं दोबारा बताता हूँ, हमने कहा कि साइटोसोल को हमने दो में डिवाइड किया, हमने ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा था, जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल डिज़ोल्व हुए थे। फिर हमने कहा कोलाइडल सॉल्यूशन को आगे मज़ीद दो हमने पार्ट्स में डिवाइड किया, एक को कह दिया सोल और एक को कह दिया जेल। ठीक है, हम कहते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन का वो हिस्सा जो नॉन विस्कस है, वो क्या होता है, सोल। जो क्या है, नॉन विस्कस, वो क्या होता है, सोल। और जो एरिया विस्कस है वो क्या होता है, जेल। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि जेल क्या, कि विस्कस क्या चीज़ है। कभी जेल का क्या होती है, जेली लाइक स्ट्रक्चर। किस तरह का स्ट्रक्चर, हम कहते हैं जेली लाइक स्ट्रक्चर। जिस तरह वो गाढ़ा गाढ़ा स्ट्रक्चर होता है, उस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा उससे हम कहते हैं विस्कस। ठीक है, जो विस्कस एरिया होगा उसको कह दिया जेल, जो नॉन विस्कस एरिया उसको हमने कह दिया सोल। ठीक है, अच्छा अब हम कहते हैं जी जो साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन क्या है। साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन, हम दो फंक्शन लिखते हैं साइटोप्लाज्म के। नंबर 1 मेन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, वो कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म। जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल दी हुई है मेटाबॉलिक प्रोसेस की, वो ग्लाइकोलाइसिस की। किसकी दी हुई है, ग्लाइकोलाइसिस की। वो कहाँ पे होता है, हमने कहा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। दूसरा बता रहा है ये स्टोर हाउस है। ये क्या है, स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस का मतलब क्या है कि इसने मुख्तलिफ चीज़ों को अपने अंदर स्टोर किया हुआ है, मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट मालिक्यूल्स को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्टोर किया हुआ है। हम एग्जांपल लेते हैं, मिसाल के तौर पे प्रोटीन्स कहाँ पे आके बनती हैं, साइटोप्लाज्म में आके बनती हैं और वहीं पे स्टोर हो जाती हैं। आयंस कहाँ मौजूद होते हैं, एंजाइम कहाँ मौजूद होते हैं, हम कहते हैं साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, वहीं पे स्टोर होते हैं। यानी बड़े बड़े मालिक्यूल्स जो बड़े वाइटल इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मालिक्यूल्स होते हैं, वो के सारे कहाँ स्टोर होते हैं, हम कहते हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है ग्लाइकोलाइसिस का, वो भी कहाँ होता है, हम कहते हैं साइटोप्लाज्म में। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस कौन सा प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस। इसकी थोड़ा सा मैं आपको टेस्ट दे देता हूँ ताकि आपके जहन में ये क्लियर हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट है। हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि एक ग्लूकोज का मालिक्यूल, एक किसका मालिक्यूल, हमने कहा कि ग्लूकोज का मालिक्यूल, ये एक मैंने कहा कि ग्लूकोज का मालिक्यूल था। मैं आपको बता रहा हूँ ग्लाइकोलाइसिस के बारे में क्या होता है। मैंने कहा कि एक हमने बनाया ग्लूकोज का मालिक्यूल, ये ग्लूकोज का मालिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर गया, हमने ग्लूकोज को खाया और ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज का मालिक्यूल गया। हमने कहा कहाँ चला गया, ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज चला गया। असल मकसद क्या था ग्लूकोज मालिक्यूल खाने का, कि ग्लूकोज का असल मकसद है कि बॉडी के अंदर गया, अब उस ग्लूकोज में से हमने एनर्जी को निकालना है। क्या करना है, हमने उस ग्लूकोज के मालिक्यूल में से एनर्जी को निकालना है, क्योंकि हमारी सारी जो बॉडी वर्क कर रही है किसके ऊपर कर रही है, एनर्जी के ऊपर। एनर्जी मिलेगी बॉडी वर्क करेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी बॉडी वर्क नहीं करेगी। एनर्जी मिलेगी हम वॉक करेंगे, एनर्जी मिलेगी हम मूवमेंट कर सकेंगे, एनर्जी मिलेगी हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो सकेंगे। एनर्जी नहीं मिलेगी हम मूवमेंट नहीं कर सकते, एनर्जी नहीं मिलेगी हम रेस्पायरेशन नहीं कर सकते, एनर्जी नहीं मिलेगी हमारे प्रोसेसेस नहीं होंगे, मेटाबॉलिक प्रोसेस। यानी सारा का सारा बॉडी का दारोमदार किसके ऊपर है, एनर्जी के ऊपर है। हमने कहा कि ग्लूकोज का मालिक्यूल बॉडी के अंदर गया और असल मकसद क्या था ग्लूकोज के मालिक्यूल का बॉडी के अंदर जाने का, कि इसमें से एनर्जी ली जाए। क्या ली जाए, एनर्जी। अब क्या होना है कि जो ग्लूकोज का मालिक्यूल अंदर गया है, इसमें से कंप्लीट एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है, कंप्लीट एनर्जी। और कंप्लीट एनर्जी निकालने का जो प्रोसेस है वो 4 स्टेप में पूरा होता है। कितने स्टेप में पूरा होता है, 4 स्टेप में। हम कहते हैं कि ये ग्लूकोज का मालिक्यूल अब क्या होंगे, बॉडी के अंदर 4 स्टेप होंगे। नंबर 1,
ग्लाइकोलाइसिस, नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस। नंबर 2 पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। नंबर 3 क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल। नंबर 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हमने क्या कहा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहाँ पे गया, बॉडी के अंदर गया। जैसे ही बॉडी के अंदर गया कि वहाँ पे 4 स्टेप हुए, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये चारों के चारों स्टेप क्यों हो रहे थे? ये इसलिए हो रहे थे कि ग्लूकोज के अंदर से सारी की सारी एनर्जी को निकालना है। जितने भी एनर्जी स्टोर है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में वो कंप्लीट की कंप्लीट निकालनी है। वो कितने स्टेप में होगी? हम कहते हैं वो 4 स्टेप्स के अंदर होगी। कितने स्टेप में होगी? 4 स्टेप में। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट होगी। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस क्या है? हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक डाउन है। हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक डाउन। हम कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ब्रेक डाउन है। किसकी ब्रेक डाउन है? हम कहते हैं कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन है ग्लाइकोलाइसिस। जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन स्टार्ट होगी तो उसके बाद बाकी स्टेप्स होंगे। उसके बाद क्या होंगे? पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन भी होगा, क्रेब्स साइकिल भी होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होगा। अगर हम कहते हैं कि पहला स्टेप ही ना हो, पहला स्टेप कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस ही ना हो, तो बाकी स्टेप आगे होंगे नहीं। ठीक है, जब बाकी स्टेप नहीं होंगे तो ग्लूकोज में से एनर्जी निकल ही नहीं सकेगी। अच्छा, ये चारों के चारों स्टेप को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। क्या कहते हैं? हम चारों के चारों स्टेप को कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, मैंने कहाँ से शुरू किया? मैंने शुरू किया ग्लाइकोलाइसिस से, कि ग्लाइकोलाइसिस का जो साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन है कि उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा बनाया कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर गया। अब असल मकसद क्या था कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में से सारी की सारी क्या निकालनी है? एनर्जी को निकालना है। वो कैसे निकलेगी? 4 स्टेप्स के अंदर निकलेगी, जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। वो 4 स्टेप कौन कौन से हैं? ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब ग्लाइकोलाइसिस ही नहीं होगा, जब ब्रेकडाउन स्टार्ट नहीं होगी ग्लूकोज की, तो बाकी स्टेप्स भी नहीं होंगे। तो इसलिए ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो कहाँ पे हो रहा है? हम कह रहे हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। अच्छा, अब जो एनर्जी निकल रही है, एटीपी के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, प्रोटीन्स बन रही हैं, फैट्स बन रहे हैं, वो सारे के सारे कहाँ स्टोर हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर है। तो इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? ये स्टोर हाउस है। ये क्या है? स्टोर हाउस। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, कि जिसमें मैंने आपको बताना था कि साइटोप्लाज्म क्या चीज़ है, साइटोप्लाज्म के बारे में बताना था। तो एक दफ़ा दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ साइटोप्लाज्म के बारे में, कि हमने पढ़ा कि कुछ टर्म्स थी जो हमने पढ़ी, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोसोल वगैरह। ठीक है, तो जो अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। हमने कहा, मैंने सेल की एक स्ट्रक्चर बनाई। मैंने कहा कि सेल की स्ट्रक्चर के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस है। सेंटर में क्या है? एक न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस के साइड पे एक फ्लूइड मौजूद है। उस फ्लूइड के साइड पे जिसने फ्लूइड को कवर किया हुआ है वो क्या है? एक मेम्ब्रेन है।
उनको फिर क्या नाम दिया, दरमियान में न्यूक्लियस कह दिया, साइड पे साइटोप्लाज्म कह दिया और उसके बाहर सेल मेम्ब्रेन कह दिया। ठीक है, फिर मैंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, हमने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड मौजूद है जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर एक फ्लूइड मौजूद है जिसको हम कह रहे हैं साइटोप्लाज्म। इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर हम एक कॉमन नेम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। फिर हम कहते हैं साइटोसोल क्या चीज़ है, हम कहते हैं कि अगर साइटोप्लाज्म में से ऑर्गेनेलीज वाले पोर्शन को हम निकाल दें तो जो बाकी पोर्शन बचता है वो क्या है, सारा का सारा साइटोसोल है। क्या है, साइटोसोल। साइटोसोल की जब डेफिनेशन देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, सोल्यूबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। ठीक है, हम फिर कहते हैं कि साइटोसोल को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को हमने कह दिया ट्रू सॉल्यूशन, दूसरे को हमने कह दिया कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन कौन सा है कि जिसमें हम कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस मौजूद हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा है, जिसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। फिर हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि सोल और जेल। सोल कौन सा पोर्शन है कि नॉन विस्कस एरिया, और जेल कौन सा है जो उसका विस्कस एरिया है। फिर मैं बताया कि इसके फंक्शंस क्या हैं, साइटोप्लाज्म के मेन फंक्शन क्या है इसका, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो मेन स्टेप है जिसमें हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन स्टेप है, सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन स्टेप क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है। वो भी कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। अगर ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक होती है, ग्लूकोज ब्रेक नहीं होगी तो बाकी स्टेप नहीं चलेंगे। जब बाकी स्टेप नहीं चलेंगे, ग्लूकोज ब्रेक नहीं होगी तो ग्लूकोज में से एनर्जी नहीं निकलेगी, ग्लूकोज में से एनर्जी नहीं निकलेगी, जो हमारी बॉडी के मेन फंक्शन है वो बॉडी के मेन फंक्शन परफॉर्म ही नहीं होंगे। और फिर मैंने कहा कि जितनी भी एनर्जी बन रही है, जितने भी प्रोटीन्स बन रही हैं, जितने भी लिपिड्स बन रहे हैं, वो सारे के सारे कहाँ स्टोर हो रहे हैं, हमने कहा साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर हो रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं स्टोर हाउस है। तो यही आज का हमारा टॉपिक था साइटोप्लाज्म के ऊपर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ ही आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे।